बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हीरोज़ ऑफ द सॉइल प्रोग्राम के साथ मैं सैयद फ़रहान गिलानी एक नए एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। आज हमने जिस शख्सियत को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है, उनके पास बहुत डाइवर्सिफाइड किस्म के एक्सपीरियंस है। उन्होंने बचपन से ही सहाफ़त की दुनिया में कदम रखा, रेडियो के अंदर परफॉर्म किया, फिर वो प्रैक्टिकली जर्नलिज़म की तरफ आ गए, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया और फिर उन्होंने मीडिया हाउसेस को ज्वाइन किया, मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस में परफॉर्म करते रहे और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। अहले मुल्तान उनके इसलिए भी मशहूर हैं कि एफएम टेक्नोलॉजी को उन्होंने मुल्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया और लोगों को एफएम से ना सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया बल्कि उसका इस्तेमाल भी बताया। आजकल वो एफएम 89.4 के साथ मुंसलिक हैं और रीजनल डायरेक्टर हैं, स्टेशन मैनेजर हैं। आप में से बहुत सारे लोग उन्हें पहले से जानते होंगे, तो मैं अपने प्रोग्राम में दावत देता हूं जनाब सज्जाद खोकर साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया गिलानी साहब। मेरे लिए ये इज़्ज़त की बात है कि मैं आपके इदारे में आया हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं नौजवानों में आता हूँ, अपने स्टूडेंट्स में आता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को देखता हूँ। बहुत खुशी होती है, बहुत प्यार आता है और फिर एक हौसला मिलता है कि यार हमने जो मेहनत की है उसका सिला हमें मिल रहा है। तो उस सिलसिले को देखते हुए फिर एक नए जज्बे के साथ, एक नए आंक के साथ, एक नई तरंग के साथ, एक नए जोश के साथ दोस्तों में घुलने मिलने का जज्बा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। नाज़रीन, आपको ये बात भी बताता चलूँ कि सज्जाद साहब की नर्सरी अब काफ़ी परवान चढ़ चुकी हुई है। मुल्तान में ज़्यादातर जो अहबाब आपको काम करते हुए नज़र आएंगे मुख्तलिफ़ चैनल्स के साथ, वो सज्जाद साहब की ही नर्सरी है और अब वो तनावर दरख्त बनती जा रही है। लेकिन सज्जाद साहब ने अपना सिलसिला यहाँ पर रोका नहीं, उनका ये सिलसिला जारी है और नई नर्सरी वो मज़ीद प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसके साथ साथ अपने तनावर दरख्तों का भी ख्याल रखते हैं। तो हम प्रोग्राम का सिलसिला शुरू करते हैं और सज्जाद साहब से पहले पता करते हैं कि उनके अमली ज़िंदगी और अमली ज़िंदगी से पहले बचपन कैसा गुजरा, फिर वो कैसे अमली ज़िंदगी में दाखिल हुए। तो जी सज्जाद साहब, प्लीज़ आप कुछ बताएं हमें। गिलानी साहब, मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे लिसनर, मेरे नाजरीन, मेरे सामीन जानते हैं मुझे कि मैं अपने आप को छुपाता नहीं हूँ, पर्दा नहीं करता हूँ, अपने आप को ज़ाहिर करता हूँ, अपने आप को दिखाता हूँ। और मुझे खुशी होती है जब मैं बताता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का आगाज़ एक होटल पर बर्तन धोने से होता है और फिर मैं पाकिस्तान में लीडिंग इदारों में सीईओ तक के ओहदे तक जाता हूँ और फिर सीईओ के ओहदे तक जाने के बाद अब मैं देखता हूँ कि इंसान की हिर्स और हवस तो ख़त्म नहीं होती। अब अपने लिए कुछ निकालें, अपने आप को ऊपर से थोड़ा सा नीचे ले आएँ। फिर उस नीचे आने के चक्कर में मैं देखता हूँ कि यहाँ भी मैं मुतमईन हूँ, तो फिर कोशिश करता हूँ कि एक नए इदारे को, ज़मीन से एक नए दरख्त को, एक नया पौधा लगाऊँ और उसको तानावर बनाने की कोशिश करता हूँ। आपने मेरी ज़िंदगी का पूछा। मेरी फैमिली बैकग्राउंड कोई इतना बड़ा मुल्तान का नहीं, मुल्तान से ही बिलोंग किया, मुल्तान में ही पैदा हुआ। वालदैन बहुत गरीब थे, स्कूल हमारी फैमिलीज़ में नहीं जाते थे बच्चे। मैं वह था जिसने मैट्रिक के बाद भी अपनी तालीम को जारी रखा स्कूल गोइंग से ही। यानी जब मैं बड़े दावे से कहता हूँ, बड़ी खुशी से कहता हूँ कि मैं जब तीसरी क्लास में था तो मैंने तीसरी क्लास से ही अपने वालदैन से पैसे नहीं लिए। मैंने तीसरी क्लास से ही अपने वालदैन से 4 आने 8 आने टिक्कियाँ टाफ़ियों के लिए नहीं लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 5वीं क्लास से ही अपने वालदैन को पैसे देना शुरू कर दिए थे अपनी एजुकेशन के साथ साथ। तो तीसरी क्लास से लेकर मास्टर करने तक और फिर उसका प्रैक्टिकल ज़िंदगी का जो तजर्बा है वो मेरा बड़ा खूबसूरत रहा है। मैंने हमेशा एक चीज़ पे फोकस किया, वो ये नेक नियति, ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई। मेरे पास कोई ताल्लुक़दार नहीं था, मेरे पास कोई मेरी सिफारिश करने वाला ना था। और यही वजह है कि आज भी मैं जिस इदारे में भी बैठा हूँ, अगर किसी की सिफारिश आ जाए, मेरे किसी बहुत अच्छे जानने वाले की भी सिफारिश आ जाए, इवन मेरे बॉसेस की सिफारिश आ जाए, तो मैं कहता हूँ ये नहीं होगा और मैं नहीं करता। और अगर कोई इतनी स्ट्रांग सिफारिश हो कि वो कहे नहीं ये करना है, तो मैं कहता हूँ ये आपका इदारा है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, मैं छोड़ के चला जाता हूँ। ये प्रैक्टिकल लाइफ में
फील्ड की लाइफ में मेरे बारे में ये किस्से कहानियाँ मशहूर हैं। तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि मैंने पूरी ज़िंदगी में कभी सहारा नहीं लिया किसी ताल्लुक का, किसी सिफारिश का। अपनी मेहनत पे यकीन रखता हूँ, अपने कोशिश पे यकीन रखता हूँ। और फिर मैं बात वहीं पीछे ले जाऊँगा कि तीसरी क्लास से जब मैंने पढ़ाई शुरू की तो इस अज़्म का इरादा कर लिया कि नहीं, मैंने अपनी ही मेहनत पे करना है। मैं दाल रोटी भी लगाऊंगा, मैं पकोड़े भी बेचे, मैंने सब्जियां भी बेची, मैंने फलूदे के ठेले भी लगाए, मैंने पुरानी किताबियों के ठेले भी लगाए, जुम्मा बाजार में कपड़े भी बेचे, ठीक है। सब्जी स्कूल टाइम के बाद रेडी पे आलू सब्जी लेके गलियों में आलू सब्जी बेचने के होके भी लगाए मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अपनी एजुकेशन को नहीं छोड़ा, अपनी तालीम को मैंने नहीं छोड़ा। हमेशा मेरे कहीं कभी रुकावट आई तो मैं एक नए आज़म के साथ आगे बढ़ता। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र ये है गिलानी साहब कि मुझे अच्छे असातिज़ा मिले, मुझे उस्ताद बहुत अच्छे मिले। चाहे वो मैं स्कूल में था, मैं कॉलेज में था, मैं यूनिवर्सिटी की तालीम ली, मुझे अच्छे उस्ताद मिले और उन अच्छे उस्तादों ने हमेशा मुझे हौसला अफजाई की। और सूरत हाल ये होती थी, मैं आपको एक वाकया कॉलेज का सुनाता हूँ फिर वापस आता हूँ। मुझे पता टाइम थोड़ा है, मेरी बातें बहुत ज़्यादा है। नहीं सर प्लीज, हमें मैं अच्छा आपके लग रहा है। कॉलेज की बात बताता हूँ। मैंने कॉलेज में दाखिला लिया मैट्रिक के बाद। मेरे फटे पुराने कपड़े थे, बूट मेरे फटे हुए थे। सोशियोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था गवर्नमेंट कॉलेज मुल्तान में। प्रोफेसर ताहिर साहब, अल्लाह उन्हें उनकी ज़िंदगी लंबी करे, मौजूद हैं। मुझे शुरू में एक दो दिन उन्होंने इस पे सोशल लाइफ पे लेक्चर दिए, बताया कि आपने आपको संभालना है, कपड़े इस तरह के होने चाहिए, ये होने चाहिए। मेरे बूट फटे होते थे। उन्होंने 2 दफ़ा 3 दफ़ा उन्होंने नेक्स्ट वीक में जब फिर मुझे खड़े होकर कहा कि भाई आप ये शूज़ क्यों नहीं चेंज करते, क्या मसला है आपका। तो सर उस वक्त की क्लास में से अगर कोई इस वक्त आपके ज़रिए मुझे देख रहे हैं तो वो जानते हैं कि मैं खड़ा हो गया और मैंने उस उस्ताद के बारे में इतना बड़ा लेक्चर दिया कि मैंने कहा आप जैसे उस्ताद हम जैसे गरीब बच्चों को नहीं पढ़ने देते। मैंने कहा क्या आपको पता है मेरे पास 1 रुपया नहीं है, मैं नाश्ता करके नहीं आता, मैं 24 घंटे में 1 वक्त का खाना खाता हूँ, मैं अपनी तालीम जारी रखना चाहता हूँ और मेरे फटे हुए शूज़ पे आप मुसलसल 1 हफ्ते से तनकीद कर रहे हैं। तो आपने मुझसे पूछने की ये कोशिश की, आप सोशियोलॉजी के सर हैं, आपको तो पता होना चाहिए कि ये बच्चा जो आया, मैं इससे पूछूं तो सही इसकी क्या मजबूरी है, ये फटे हुए शूज़ क्यों पहन के आता है, ये चप्पल पहन के क्यों आता है। सर ये मैंने 10 मिनट उसी क्लास में गवर्नमेंट कॉलेज मुल्तान के सोशियोलॉजी के पीरियड में की। और उसके बाद हुआ ये, क्लास ख़त्म हुई, मुझे उस प्रोफेसर साहब ने साथ लिया, गले लगाया, अपने पास स्टाफ रूम में लेके गए और फिर उन्होंने मुझे जो बातें कहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन और आज का दिन वो उस्ताद मेरे दोस्त बने और आगे तक फिर उन्होंने बढ़ाया। और फिर उन्होंने इस आज़म का इरादा किया, उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं किसी स्टूडेंट पर इस तरह की तनकीद नहीं करूँगा। ये मेरे लिए ऑनर थी, ये मेरे लिए इज़्ज़त थी कॉलेज लाइफ की। तो स्कूल के बाद सर मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल शमशाबाद मुल्तान, माहर गोल मोहम्मद साहब उस वक्त हेड मास्टर थे, तो उस वक्त वहाँ भी यही सूरत हाल थी, मेरी तकरीरें और डिबेट्स, और मैं साथ ही वहाँ स्कूल के बाद ठेले पे लगा लेता था या किसी और जगह पे चला जाता था। फर्स्ट पीरियड अंग्रेज़ी का होता था। एक बार मेरे टीचर थे गुलाम नबी साहब अंग्रेज़ी के, अब मैं अक्सर फर्स्ट पीरियड में नहीं जाता था, मिड में जाता था या लास्ट एंड हो रहा था। उसकी वजह ये थी कि मैं रात को लेट नाइट फैक्ट्रियों में काम करता था और वहाँ से 1 बजे 2 बजे घर आना, 3 बजे सोना, तो सुबह 8 बजे मैं स्कूल टाइम पे नहीं पहुँच सकता था। और ख़ास तौर पर सर्दियों में, गर्मियों में फिर भी मैनेज कर लेता था। तो मुझे उन्होंने कहा क्लास में, यार सजाद साहब आप, सजाद तुम अगर नहीं पढ़ना चाहते तो फिर छोड़ दो, ये क्या मजाक है, तुम पहले पीरियड में नहीं आते, बाकी लोगों को भी ख़राब करते हो। मलिक गुलाम नबी साहब उनका नाम था। मैं उठा, मैं घर चला गया। मैं ठीक है, मैंने समझा कि बस मेरी अब आगे एजुकेशन नहीं है तो मुझे उस्ताद साथ नहीं दे, जब उस्ताद साथ नहीं दे रहा तो फिर मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। मैं चला गया, 3-4 दिन स्कूल नहीं आया। 4 या 5 दिन के बाद स्कूल के दोस्त उस्ताद ने भेजे, मैं कहा जाके बुला के लाए, मुझे ले आए। मैं आ गया, बस्ता शस्ता नहीं उठाया, मैंने आ गया, स्कूल आ गया, उस्ताद से मुलाकात हुई। कहते हैं मैं आपसे सॉरी करता हूँ यार, मैं उस दिन गुस्से में था। मैंने कहा नहीं सर मैं नहीं पढ़ता, आप नहीं आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा सर नहीं मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं टाइम मैनेज कर सकता स्कूल के लिए, मैं पहले पीरियड में नहीं आ सकता। कहते यार ना आओ, एक काम कर सकते हो,
आप ना स्कूल के बाद घर मलिक गुलाम नबी साहब का शमशाबाद स्कूल का बिल्कुल करीब था। वो कहते हैं सजाद साहब, आपको मुझे रोकना पड़ेगा। नाज़रीन, बहुत मज़ेदार गुफ्तगू जारी है और मुझे लगता है कि जैसे इंडिया में चाय वाला वज़ीर आज़म बन गया है, तो मे भी सजाद साहब भी हमें फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर ऑफ खुदा का नाम पाकिस्तान मने उस प्राइम मिनिस्टर से नाम मिला है जो मुल्क दुश्मन, जो अपने कौम का जो है कौम का और अपने मुल्क में तफरकाबाजी और हमारा दुश्मन है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि ऐसे बंदा ऐसी सीट पे आए। लेकिन हमें पता है सज्जाद साहब अल्हम्दुलिल्लाह प्योर पाकिस्तानी और मुसलमान हैं, तो हम इनसे अच्छी उम्मीदें रखते हैं। अगर ये वज़ीर आज़म बन भी गए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की बेहतरी चाहेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। कुछ और बहुत अच्छे अच्छे सवालात हैं जो सज्जाद साहब से करने हैं। फ़िलहाल एक वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, तो नाज़रीन हाजिर होंगे एक वक्फे के बाद। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. नाज़रीन हाजिर खिदमत हैं आपके सामने। ब्रेक के बाद हमारे साथ आज हमारे मेहमान हैं सजाद खोकर साहब, जो कि डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस रखते हैं और अपनी ज़िंदगी के बहुत अच्छे अच्छे वाक़यात हमें सुना रहे हैं, जिससे नज़र आ रहा है कि सज्जाद साहब एक प्रोएक्टिव इंसान हैं और हमारी कौम को आजकल प्रोएक्टिव नौजवानों की ज़रूरत है, क्योंकि प्रोएक्टिव नौजवान जब हमें मैसर होंगे तो हमारा मुल्क इंशाल्लाह तरक्की करेगा। और सज्जाद साहब ने अपनी ज़ाती काविशों से जो मकाम हासिल किया है वो आपसे शेयर कर रहे हैं, ताकि जो हमारे नाजरीन हमेशा हालात का रोना रोते हैं कि हालात ने साथ नहीं दिया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, आप सज्जाद साहब की अमली ज़िंदगी से सीखेंगे कि उन्होंने कभी भी हालात को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया, उन्होंने बुरे हालात को ही अपने लिए बेहतर करने की कोशिश की। तो जी सज्जाद साहब। बिल्कुल, और बुरे हालात ही जो होते हैं ना, ये आपको आगे बढ़ाते हैं। आपको अच्छा और साजगार माहौल या घर के अच्छे हालात हैं तो ये शायद, हो सकता है मैं गलत हूँ, वो उस तरह आपको लड़ने की जुरत और हिम्मत नहीं सिखाते जो आपको मुश्किल हालात सिखाते हैं। मैं बात कर रहा था वहीं छोटी सी, मैं बहुत चीज़ें शॉर्टकट करता जा रहा हूँ और अगर दरमियान में आप कुछ पूछना चाहेंगे तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। मलिक गुलाम नबी साहब उन्होंने कहा जी कि यार बेटा बस हो गया ना, बस मैं गुस्से में था, मैं भी आपके लिए गुस्से में था कि भई आपकी पढ़ाई का हर्ज होगा, आगे आप बोर्ड का इम्तिहान देंगे मिडल में और उसके बाद फलां फलां, तो आपके लिए मैं कर रहा था ना, तो आप ऐसा कर सकते हो कि इस स्कूल टाइम के बाद आप मेरे घर में 1 घंटा निकाल लो। मैंने कहा यस मैं कर सकता हूँ कि मैं उधर से 1 घंटा काम करूँगा, इधर मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, कल से आप बेशक पहले पीरियड में ना आए, लेकिन जो कुछ भी पहले पीरियड में पढ़ा होगा इन बच्चों ने वही मैं आपको अपने घर में पढ़ाऊँगा, आप मेरे घर में आ जाया करेंगे। ये उस वक्त के उस्ताद थे जो ट्यूशन वाले उस्ताद नहीं थे, ट्यूशन नहीं लेते थे, फीस नहीं लेते थे और अपने घर से अपने इन स्टूडेंट्स को किताबें भी देते थे, कापियाँ भी देते थे। तो मुझे मेरे उन असातिज़ा ने, मेरे स्कूल के उन असातिज़ा का मैं तज़किरा ज़रूर करूँगा जिन्होंने मुझे किताबें और कापियाँ हमेशा फ़राहम की 6ठी क्लास से 10वीं तक। तो उनमें मलिक अकरम साहब, मलिक गुलाम नबी साहब और गिल साहब, अफजल गिल साहब थे। और ये 3 असातिज़ा ख़ास तौर पर, बाकी भी बहुत सारे थे, यकूब साहब, मुख्तार साहब, बाकी बहुत सारे उस्ताद थे जिन्होंने बड़ी मोहब्बत से मुझे पढ़ाया। लेकिन ये 3 उस्ताद वो थे जिन्होंने मुझे कहा कि बेटा आपको एक बाल पैंट भी चाहिए ना, आपको वो उस वक्त तो पेन होते थे और कलम यूज़ करते थे, जी हाँ। तो उन्होंने कहा जी आपको जो चीज़ चाहिए होगी ना, उन्होंने एक बुक सेंटर वाले को कह दिया था कि ये यहाँ से सज्जाद यहाँ से लेगा।
मेरे एक उस्ताद मलिक अकरम साहब जो यूनिफॉर्म के इंचार्ज होते थे शमशाबाद के, उन्होंने कहा अब आपको यूनिफॉर्म लेने की ज़रूरत नहीं, आपको जितनी यूनिफॉर्म चाहिए। आप हलीम सेंटर में एक दर्जी होता था, ये हलीम सेंटर, ये उस वक्त अब जो दोस्त प्लाजा है यहाँ अभी शायद हो, यहाँ एक दर्जी होते थे, उन्होंने कहा जी आप जाएँ अपना नाप दें और अपनी यूनिफॉर्म वगैरह आप वहाँ से लें जितनी चाहिए। तो मेरा स्कूल, ये 3 बड़े उस्ताद और माहर गुल मोहम्मद साहब जो उस वक्त हेड मास्टर थे, तो उनकी मोहब्बत भी उसी तरह थी। स्कूल में मैं एक्टिव थोड़ा सा था, मॉनिटर उसमें जो स्कूल के तकरीबात होती थी, बज़्म अदब, उसमें बड़ा एक्टिव था। तकरीरी मुकाबलों में विन करता था, पोजीशन लेता था। हर गेम के अंदर मुझे चाहे वो गेम आती थी या नहीं आती थी, मैं उसमें घुस जाता था। और फिर वहाँ असातिज़ा खड़े, एक बार ऐसा हुआ मार गोल साहब और कोई बहुत बड़े अफसर उनके साथ खड़े हुए थे और मुझे हाकी लगी, मेरा अब भी ये निशान है, तो मैं ज़ख्मी था, इसकी मरहम पट्टी हुई। तो मैं बाहर मेहमानों के साथ ही खड़ा हुआ, मेहमान खड़े हुए थे तो कोई लफ्ज़ बोल रहे थे, तो मैंने कोई चीज़ ऐसे बोल दी, आपने ऐसे ही कि ये सर ऐसे हो जाए तो ऐसे हो जाना। तो ये पहली बार मुझे आज भी लफ्ज़ याद है, वो सीखा। और उसके बाद मैंने उनका मार गोल मोहम्मद साहब कहते बेटा जब बड़े खड़े हो ना तो छोटों को नहीं बोलना चाहिए, सुनना चाहिए। वो आज भी मुझे याद है। तो ये पहला लाइन जो मैंने उनसे सीखी, ये प्रैक्टिकल लाइफ में फिर इसको मैंने किया कि मैंने कभी अपने जो अफसर, चाहे मुझे कुछ आता भी है, तो अगर कोई सामने बैठा हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे सुन लूँ कि वो क्या कर रहे हैं। फिर अगर मुझसे कोई राय ले उस बारे में तो मैं कोशिश करता हूँ बात कर लूँ, नहीं तो नहीं। ये मेरी स्कूल गोइंग थी। फिर कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज मुल्तान, गवर्नमेंट कॉलेज के उस 4 साल दौर में आल पाकिस्तान बैनुल कुलियाती जितने भी डिबेट कंपटीशन है, आज भी गवर्नमेंट कॉलेज का रिकॉर्ड है, उस पर टॉप पे नाम सजाद खोकर का है कि जितने बैनुल कुलियाती मुकाबले, डिबेट कंपटीशन और तकरीरी मुकाबले, ये सारे मैंने विन किए। और डिबेट कंपटीशन को मैंने नया अंदाज़ दिया। डिबेट कंपटीशन में नया अंदाज़ क्या दिया कि मैं चूँकि अखबारों में काम करता था, अखबारों में जो स्कैंडल या कोई इस तरह की खबरें होती थी, जो अच्छी खबरें होती थी, जो मैं समझता था यार ये होनी चाहिए मेरे पास, बाद में काम देंगे, उनको मैं काट के तराशी बना के रख लेता था। फाइलें बनती थी, ये अभी 5 साल पहले तक वो फाइलें मेरे पास पड़ी नहीं हैं, वो फाइलें बना लेता था। और फिर मैं कुछ टॉपिक जो होता था ना, मसलन रिश्वतस्तानी का टॉपिक है, मनशियात का टॉपिक है, इस तरह की डिबेट है, एग्रीकल्चर की है, तो वो मैं तराशे छान के उठा लेता था और मैं प्रूफ देता था कि ये देखें जनाब सदर, ये देखें, ये देखें, ये फ़लाँ फिगर, ये गवर्नमेंट ने ये कहा, ये फ़लाँ अदालत के ये रिमार्क्स देखें, ये। तो उस वजह से वो एक अजीब और मुनफरिद स्टाइल जो है वो मुझे विन करा देता था। और आज भी गवर्नमेंट कॉलेज की दी हुई इनामात में किताबें मेरे पास मौजूद है। नाज़रीन, सजाद साहब की एक बात तो हम सबको समझ में आ गई, और अल्लाह ने ये बात हमें, जब इंसान की तख्लीक की तो अल्लाह ने ये बात हमें पहले से ही बता दी, क्योंकि अल्लाह ने हमें ज़बान एक दी और कान 2 दिए। तो अल्लाह ने ये बता दिया कि अगर चीज़ें 2 हैं तो इनका इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए, और जो चीज़ 1 है उसका इस्तेमाल उसकी निस्बत कम होना चाहिए। इसीलिए हर कामयाब इंसान सुनने के अमल को डबल करता है और बोलने के अमल को उसके मुकाबले में 50% करता है, ताकि कामयाब रहे। क्योंकि इंसान अपने अल्फाज का ज़िम्मेदार है और उसके अदा किए हुए अल्फाज ही उसे साबित भी करना पड़ते हैं। आप इसे किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, लेकिन ये जर्नल फॉर्म के अंदर ही मैंने बात की। अब हम सज्जाद साहब से पता करते हैं कि जब वो अमली ज़िंदगी के अंदर आए तो उन्होंने कौन कौन सी मुश्किलात देखी। अब ये मैं बात करूँगा उनकी तालीम मुकम्मल होने के बाद। तालीम मुकम्मल होने से पहले तो आपने देखा कि उन्होंने बहुत सी मुश्किलात को देखा है। अब हम देखते हैं कि जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो उनके एक्सपीरियंसेस कैसे थे। जी सजाद साहब। गिलानी साहब, प्रैक्टिकल लाइफ में ही बेसिकली मैं एजुकेशन लाइफ के अंदर ही आ गया था कि मुझे जब कुछ चंद लाइनें पढ़नी आ गई, मैंने मिडल कर लिया। मिडल करने के बाद एक अखबार में असामी आई कि ऑफिस बॉय की सीट खाली है। वो संग मील अखबार था। मैंने अप्लाई किया, मैं गया। उन्होंने कहा जी कि ये काम होंगे, चाय पानी और दफ्तर की सफाई, और आपको हम तनख्वाह देंगे। 500 रुपये थी या 300 रुपये थी, इतनी ही थी उस वक्त, इससे ऊपर नहीं थी। मैंने कहा ठीक है। मैंने संगे मील में बतौर ऑफिस बॉय जर्नलिज्म फील्ड का आगाज़ किया। ये जर्नलिज्म फील्ड का आगाज़ है।
मैंने वहीं बैठ के, वहाँ बहुत अच्छे मेरे सीनियर दोस्त थे, उस वक्त के दोस्त बहुत अच्छे थे, वो बच्चों को सिखाते थे। वो ये नहीं है नैब कासिद है तो उसको झिड़क के रखने जी बाहर ही, उसको उसके औकात में रखने, नहीं, वो सिखाते थे। और उस बच्चे को खास तौर पर ज़्यादा सिखाते थे जिसका शौक़ होता था। मैंने वहाँ से उनको नहीं कहा कि मुझे सिखाएं, मैंने ना वहाँ ना मजमून लिखने शुरू कर दिए थे। उस वक्त संग मील का मैगज़ीन बहुत खूबसूरत बड़ा अखबार था मुल्तान का, बाकी अखबार सारे बाद में आए। मैंने ना मजमून लिखने शुरू कर दिए, मजमून लिखूं और मैं जाके ना वो दे आऊँ, जो उधर ज़हीर कमाल साहब बैठे होते थे और बाकी मैगज़ीन के लोग बैठे होते थे, वो छपना शुरू हो गए। वो छपना शुरू हो गए, मुझे हौसला बढ़ना शुरू हो गया, हौसला मिलना, हिम्मत मिली। मैंने फिर न्यूज़ रूम में थोड़ा सा बैठना, सुर्खियाँ कैसे निकलती हैं, न्यूज़ रूम में जो एडिटर होते थे, सब एडिटर, उनके साथ जब मैं चाय पानी पिला लूँ तो उनके साथ ही पीछे कुर्सी डाल के बैठ जाऊँ, साथ ही कि मुझे पता चलता रहे, अच्छा ये सुर्खी ऐसी होती है। मैं फिर किसी से डर डर के पूछता था तो वो मुझे खुल के बताता था। जब वो खुल के बताते थे तो मुझे और आगे सीखने का मौका मिलता था। सीखते रहे। वहीं फिर बाकी एजुकेशन का सिलसिला साथ रहा, गवर्नमेंट कॉलेज। फिर मैंने इस दौरान कोई 98 में गालबन ख़बरें आया मुल्तान में, तो उस वक्त भी मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था। तो इन्हें एक्सपीरियंस लोगों की ज़रूरत थी, तो इन्होंने जो संग मील में लोग बैठे थे उनको कहा कि ऑफ़र किया कि आप हमारे पास आएँ। मैं उस वक्त बहुत कम तनख्वाह ले रहा था, ये मैं दरमियान में पीरियड कट कर गया हूँ। तो मेरी पहली तनख्वाह ख़बरें में एज ए सब एडिटर 3000 रुपये से स्टार्ट हुई थी। 2500 कहा उन्होंने और फिर 3000 कर दिए, जी ठीक है जी आप काम करते हैं। तो उसमें फिर ये था कि मैं नाइट, वो सिलेक्शन सब एडिटर की इसलिए भी थी कि ताकि मेरी तालीम का सिलसिला दिन में है वो अच्छा रहे और मैं उसको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकूं। तो रात में मैं न्यूज़ रूम में काम करता था सब एडिटर का। और फिर वहीं ख़बरें में पहला ज़राई सफ़ा जो शुरू किया उसका इंचार्ज मैं था। मुल्तान से मैं जो ज़राई पेज था उसका इंचार्ज था। फिर किसान टाइम ख़बरें का शुरू हुआ, एग्रीकल्चर बेस्ड शुरू हुआ। फिर पीटीवी में किसान टाइम टीवी प्रोग्राम शुरू हुआ, तो उसका एंकर भी मैं ही बना। और ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब प्राइवेट मीडिया का नामो निशान तक नहीं था और उम्मीद भी नहीं थी कि पाकिस्तान में कोई प्राइवेट मीडिया भी आता है। नाज़रीन, सजाद साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वो किसान टाइम पर बात कर रहे थे, इसके बाद हम उनसे पता करेंगे कि एफएम के बारे में पता करेंगे और बकाया चीज़ों के बारे में भी पता करेंगे। लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। खिलते रंगों और खुशगवार एहसास के साथ हम हाजिर होंगे हर हफ्ते। आपकी सुबह को खूबसूरत बनाने आ रहे हैं आपके मेज़बान वारिस सियाल, माविश रिजवी और समीर बुच्चा आईएसपी स्टूडियो से बेहतरीन मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग आईएसपी के संग बिखेरने आप सबकी जिंदगियों में खुशियों के रंग। Now all you need to do is tune ISP Studio. Stop yawning, start smiling, Sparkle your teeth, twinkle your eyes. शेक योर बॉडी, मूव योर हेड, and don't forget to watch Good Morning ISP. मुस्कुराते रहिए, जानने के लिए देखते रहिए आईएसपी स्टूडियो, क्योंकि ये सुबह हमारी है। नाजरीन, पेश खिदमत है वक्फे के बाद। सजाद साहब से सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन क्या करें हमारे वक्त प्रोग्राम का वक्त जो है वो महदूद है, तो हम सजाद साहब से दूसरे सवालात की तरफ आते हैं। सजाद साहब, आपने एफएम को ज्वाइन किया, बल्कि मुल्तान में तो आप एफएम को लेकर आए। क्या फ़र्क महसूस करते हैं एफएम में और अदर फ्रीक्वेंसीज़ में? जैसे रेडियो पाकिस्तान एफएम पे नहीं था, वो मीडियम वेव शॉर्ट वेव पे काम करता था, तो क्या फ़र्क है मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और एफएम में? मैं इस तरफ आता हूँ, लेकिन उससे पहले एक क्विकली मैं थोड़ा सा इस तरफ डाइवर्ट कैसे हुआ। रेडियो का एक्सपीरियंस तो पहले था ही था। मैंने ख़बरें में बैठ के मास्टर किया था, एमए,
एमए जब मैंने कर लिया और उसके अंदरूनी सफ़ात का न्यूज़ एडिटर के तौर पर काम कर रहा था, मैं अंदर वाले जो सफ़ात थे उनका इंचार्ज हो गया। उसके बाद जब मैंने देखा कि अब मुल्तान में मेरे पास कुछ नहीं है और आगे बढ़ने के लिए इस फील्ड में, ना रेडियो में, ना अखबार में, और ना मुल्तान में पीटीवी था। वो रिकॉर्डेड प्रोग्राम यहाँ से जाते थे और वो उस तरह एडिट होते थे। तो मैंने एमए करने के फ़ौरन बाद पहला काम ये किया कि 6 महीने के लिए घर के लिए जितनी मैं तनख्वाह देता था, 6 महीने के लिए उनके लिए मैंने पैसे इकट्ठे किए। मैंने 6 महीने के पैसे वालदा को दिए और कहा कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, मैं 6 महीने के बाद इंशाल्लाह अगली तनख्वाह आपको ला के दूँगा। उन्होंने कहा जी क्या कर रहे हैं? मैं कि बस कहते हैं जी चलती हुई नौकरी है, इतनी अच्छी तनख्वाह आ रही है, ये क्या? मैं कि नहीं, मैंने जाना है, बस मैं ये 6 महीने की आपको तनख्वाह आ गई है, मैं जा रहा हूँ। एमए का रिजल्ट आया, क्लियर हुआ और उसके बाद मैंने इधर रिज़ाइन दिया। मुझे यहाँ जो सीएनई थे उन्होंने कहा यार रिज़ाइन ना दो, आप छुट्टी लेके जाओ। मैंने कहा नहीं सर, मैं इस यहाँ से जा ही नहीं रहा, छुट्टी की यहाँ से क्या, मैं जा रहा हूँ तो मैं कुछ करूँगा। मैंने इधर से रिज़ाइन दिया खबर मुल्तान में और मैं इस्लामाबाद चला गया। इस्लामाबाद आप यकीन करें गिलानी साहब, मैं सिर्फ 3 दिन बेरोजगार रहा हूं अपनी जिंदगी में, और वो 3 दिन मैं इस्लामाबाद घूमता रहा हूं। पीटीवी, रेडियो पाकिस्तान, अखबारात, एजेंसियां, मुझे पता चला वहाँ एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो वॉइस ओवर करती है, वहाँ अखबारात का दफ्तर है, वो फलां का दफ्तर है, वो फलां का दफ्तर है। शॉर्टकट ये कि हामिद मीर साहब से मुलाकात हो गई, असाफ के चीफ एडिटर अब्बासी साहब से मुलाकात हुई, सारी कहानियाँ सुनाई। उन्होंने कहा जी आके आप आ जाएं हमारे साथ। मैं वहाँ एज ए मैगज़ीन रिपोर्टर के तौर पर सब एडिटर ज्वाइन किया, मैगज़ीन सब एडिटर, न्यूज़ रूम ज्वाइन किया, मैगज़ीन भी काम किया, और उसके बाद उन्होंने मुझे एडिटर कोऑर्डिनेशन बना दिया बाकी उनके स्टेशनों के साथ। उसके साथ साथ ही मैंने रेडियो पाकिस्तान में गया। जब मैं रेडियो पाकिस्तान गया तो इत्तफाक ये हुआ कि मैं जैसे ही, मुझे नहीं पता था वहाँ कौन है, मैं गया तो वहाँ बहुत सारे जो प्रोड्यूसर थे वो मुल्तान से ट्रांसफ़र हुए थे। मेरी राहदारी में एक कौसर समरीन से मुलाकात हुई जो आजकल स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान है। राहदारी मुलाकात हुई, मैंने कहा बाजी तू इतना कि मैं आए वदी? मैं कहा बाजी मैं जी मैं मुल्तान छोड़ा है, आ मेरे कमरे जा। मैं गया, उन्होंने कहा अच्छा क्या? उन्होंने वेले ही सर जी उसी वक्त ही उन्होंने बुकिंग रजिस्टर उठाया, उन्होंने कहा कल से आप ये प्रोग्राम करें। तो मैं 3 दिन रेडियो और अखबार से बेरोज़गार रहा। 3 दिन बाद मुझे इस्लामाबाद में रेडियो पाकिस्तान का भी मिल गया काम, मुझे अखबार का भी मिल गया, और 1 हफ्ते के बाद मुझे पीटीवी पे भी काम मिल गया जो मैं कर रहा था, कंटिन्यू करता। अब आपने देखा कि लगन सच्ची हो तो राहें अपने आप बनती चली जाती हैं। तो जैसा मैं आपसे पता कर रहा था कि शॉर्ट वेव, मीडियम वेव और एफएम के बारे में, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देख रहे हैं कि लिसनिंग कम होती जा रही है। रेडियो, एक दौर था कि लोग रेडियो पर ही डिपेंड करते थे। मेरे वालिद साहब मुझे बताया करते थे कि जब जंगें हुई 65 की और 71 की, तो लोगों का मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रेडियो हुआ करता था। जाहिर सी बात है ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, टेक्नोलॉजी की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो रेडियो की लिसनिंग कम हो गई। लेकिन उसके बावजूद पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो एफएम जो स्टेशंस हैं उनकी तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। तो एफएम के लिसनर्स आप कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं? चेंज हो गया जिस तरह आपने बताया, लेकिन रेडियो सुनने वालों की तादाद कम नहीं हुई। मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, उसकी मैं आपको दलाइल देता हूँ और बात करता हूँ। मीडियम वेव जब था या शॉर्ट वेव था, शॉर्ट वेव पे वॉइस ऑफ अमेरिका, बीबीसी, उस लेवल के ज़्यादा लोग रेडियो सुने जाते थे। पाकिस्तान में सिर्फ एएम फ्रिक्वेंसी थी, मीडियम वेव फ्रिक्वेंसी थी, और मीडियम वेव रेडियो पाकिस्तान के सिलेक्टेड स्टेशन थे और अच्छे खासे सुने जाते थे। लेकिन बदकिस्मती से कि हमने या हमारे इदारों ने अपने आप को वक्त के साथ नहीं डाला। टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, हम वहीं के वहीं खड़े रहे, हमने वक्त के साथ चलना नहीं सीखा। हमसे मुराद हम सब हैं, हम पाकिस्तानी कम्युनिटी हैं, हम लोग हैं। और ख़ास तौर पर जब रेडियो की बात करते हैं तो हम उस कह सकते हैं कि हम फिर उस वक्त के साथ नहीं चलते। दुनिया भर में आज भी रेडियो की अहमियत है। अमेरिका में, कनाडा में आज भी सबसे ज़्यादा अप्रोच वाला जो मीडियम है वो रेडियो है, और रेडियो में फिर एफएम की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा सुनी जाती है। पाकिस्तान में मीडियम वेव के बाद होना तो ये चाहिए था कि सरकारी सतह पर इसको ज़्यादा फैलाया जाता, लेकिन सरकारी सतह पर भी ये ना फैलाया गया। सरकारी सतह पर एक ही रेडियो
मुकाबले में आया, और वो भी एक प्राइवेट रेडियो के वजूद में आने के बाद। यानी कि पहला पाकिस्तान में जो एफएम था 100 था, और उसके बाद रेडियो पाकिस्तान का एफएम 101 तीन बड़े शहरों में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। मुशर्रफ साहब का भला हो, जिन्होंने कोई 2001 में आके 1-2 में आके ये मीडिया पॉलिसी दी, और फिर प्राइवेट एफएम और प्राइवेट चैनल की एक भरमार हो गई। ये अलग बात कि हमने प्राइवेट मीडिया का गलत इस्तेमाल किया, अपनी सोसाइटी, अपने माशरे के मुताबिक उसका इस्तेमाल ना हुआ। हम ब्रॉडकास्टिंग जर्नलिज़म को छोड़कर फैक्ट्रियों की तरफ चले गए। हमने अपने जर्नलिज़म ब्रॉडकास्टिंग के इदारों को कमाने वाली फैक्ट्रियां बना दिया। जर्नलिज़म एथिक नहीं सिखाए जा रहे, जर्नलिज़म हो नहीं रही, बेचा जा रहा है। आज भी मुझे अफसोस होता है जब किसी अखबार का, जब किसी चैनल का एक मिडिल पास लड़का मेडिकल स्टोर, स्टेशनरी वाला बैठ के उसने अपने बोर्ड लगाया होता है, ब्यूरो चीफ फ़लाँ चैनल, फ़लाँ अखबार, एक जगह पे, तो बड़ी तकलीफ़ होती है। फिर मैं सोचता हूँ कि यार हमने अपनी ज़िंदगी इस फील्ड में ज़ाय की, और शायद यही वजह थी कि मैंने खुद को चेंज किया। जहाँ तक आपसे लिसनर की बात करते हैं, मैंने ये सारे दौर देखे हैं। मैंने वो दौर देखा है जब रेडियो पाकिस्तान में माहर साहब को जमहूर दी आवाज़ में जो प्रोग्राम करते थे, और मैं उनके साथ एक उत्तम खेती का प्रोग्राम करता था। सर, बोरियों भरे खतूत इन आंखों ने देखे हैं जब माहर साहब के प्रोग्राम में स्टूडियो में बोरियां आके उल्टी जाती थी कि ये आज के डाक है, ये आज के ख़त हैं। आज ख़त नहीं है, उसकी वजह बता। आज आपका रेडियो डिजिटल मीडिया पे ट्रांसफ़र हो गया, अब आप डिजिटल पे मौजूद हैं। अब उसका फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बजाय आपको डिजिटल मीडिया पे ज़्यादा सुना जा रहा है। आपको पता भी है कि आपको सुनने वाले 1 लाख बंदे हैं, 1000 हैं या 100 हैं। उस वक्त तो हम ख़तों से अंदाज़ा लगाते थे ना। अब आपके सामने डाटा होता है। आप सोशल मीडिया, आप तशरीफ़ लाएँ। मैं सहमा से रिक्वेस्ट करूँगा किसी दिन आप हमारे स्टूडियो में आएँ। हमारा जब ये प्रोग्राम चल रहा होता है तो हमारा लाइव कॉल का नंबर रुकता नहीं है। हमारा SMS जो पैसों वाला है, यानी कि 10-11 रुपए एक SMS के कटते हैं, उस पर मुसलसल मैसेज आ रहे होते हैं। तो मैं जब उन खतूत को और आज अपने रेडियो पे आने वाले मैसेज और कॉल को देखता हूँ, फीडबैक लोगों का देखता हूँ, लिसनर का, तो मैं कहता हूँ रेडियो नहीं मरा, रेडियो जिंदा है। सजाद साहब, मैंने आपसे ये पूछना था, मैं भी पूछना चाहता हूँ, मेरे नाजरीन भी पूछना चाहते हैं कि FM ने आके ना हमारे अंदर एक हजानी कैफियत पैदा कर दी है। मैं जब बचपन में रेडियो सुना करता था तो बहुत महजूज हुआ करता था, और इसी से रिलेटेड बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नाजरीन हमारे साथ जुड़े रहें। ये सवाल हम पूछेंगे और इसका जवाब भी हम लेंगे सज्जाद साहब से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो हाजिर होंगे हम एक ब्रेक के बाद। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. अगोरा ख्याल अपना मुझे लगता है कि टाइम बहुत infotainment coming your way from ISP Studio. Agora is a pluralistic platform where you can agree to disagree. जी नाज़रीन, हाजिर खिदमत है। वक्फे के बाद सजाद साहब से बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही थी। वक्फे से पहले मुझसे सवाल करने लगा था कि FM ने आके हमारे कल्चर को चेंज कर दिया और हजानी कैफियत पैदा कर दी है, क्योंकि इससे पहले वॉइस क्वालिटी का ख्याल रखा जाता था, और जो भी एंकर पर्सन होता था वो जब बात करता था तो उसकी बात कानों में रस घोलती थी। लेकिन मैं जब FM को अगर सुनने की कोशिश करूं तो होता क्या, जी नाजरीन डन डन डन, हम कह रहे थे डन डन डन, आपने क्या किया डन, यानी कि बात का कोई रब्त ही नहीं होता, अंदर ही म्यूज़िक है, अंदर ही गुफ्तगू है। तो हम अपने कल्चर को ऐसा क्यों चेंज कर रहे हैं? ऑलरेडी ब्लड प्रेशर लोगों के हाई हैं,
और इस किस्म की गुफ्तगू सुनने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि आप नॉर्मल ब्लड प्रेशर से रह सकते हैं। तो जी सज्जाद साहब, आप ऐसे मैं अब कोशिश करूंगा कि आपके मुख्तसरन पॉइंट टू पॉइंट और ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब दे सकूंगा। आपकी बात ये 100% ठीक है और मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूँ। उसकी वजह गिलानी साहब ये है कि एक जहाँ प्राइवेट रेडियो आए, एक अच्छा इकदाम, लेकिन उनको चलाने वाले प्रोफेशनल लोग इस फील्ड में ना आए, उसमें बिजनेसमैन आए और बिजनेसमैन का ये मजबूरी कि हम पैसे ना देने पड़े, हमें रेडियो पाकिस्तान की तरह पे ना करना पड़े आरजे को या अपने स्टाफ को, सबसे बड़ी वजह उसमें ये है। मसलन आप एक मिडल या मैट्रिक पास भी लड़का या लड़की है, वो कहता है जी कि मुझे आपके रेडियो पे काम करना है और उस वहाँ का जो स्टेशन मैनेजर है वो भी मिडल या मैट्रिक के पास ही है, तो वो उसे कहेगा कि ठीक है आप इतना बिजनेस ले आएँ, आप मेरे प्रोग्राम पे, मेरे स्टेशन पे ये प्रोग्राम शुरू कर दें। जब इंतखाब का म्यार ये होगा तो फिर तबाही आएगी। मैं आपको आप शायद कम करें, मैं आपको 70-80% अर्ज करता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री में ऐसे लोगों के हाथ में आए, सिवाय गवर्नमेंट सेक्टर के रेडियो के। गवर्नमेंट सेक्टर के आज भी कुछ बेहतर है। मैं मुल्तान में जब पहला FM 103 ले आया था, 400 लोगों के एडिशन किए थे और 4 लोगों के ऑडिशन में से इस जो टीम सिलेक्ट की थी, उसी टीम में से आज भी वो लोग बैठे हुए हैं। और जो नए कहीं अगर आप देख रहे हैं तो स्टैंडर्ड आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आप अल्लाह करे आपकी यूनिवर्सिटी अच्छे स्टूडेंट निकाले और फिर FM इंडस्ट्री को बूस्ट मिले। मेरी तो दुआ है, मुल्तान में एक यूनिवर्सिटी थी, एक डिपार्टमेंट था, आप आए हैं, ISP आई है, ये इकदाम करें, मुझे इंतहा खुशी होगी और मेरी सर्विसेज आपके लिए, इन स्टूडेंट्स के लिए बिला लालच तमक के हाजिर हैं अगर मैं आपके स्टूडेंट को कहीं फ्रूटफुल साबित हो सकता हूँ। बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब। मैं एक्चुअली इससे रिलेटेड सवाल ये करना चाहता हूँ कि प्राइवेट FMs की इजाज़त मिल गई, लेकिन हम इन्हें मादर पिदर आज़ाद तो नहीं कर सकते, तो यहाँ इन्हें रेगुलेटरी अथॉरिटी किधर है, वो इन पे चेक क्यों नहीं रखती? मैं ये समझता हूँ ना सिर्फ इन पे चेक होना चाहिए बल्कि इन तमाम FM से ऐसे प्रोग्राम नशर होने चाहिए जो हमारे अंदर पैट्रियोटिज़म को उजागर करें। इन्हें पाबंद किया जाए कि वो 24 घंटे में मिनिमम भी 10 कौमी नगमे चलाएंगे, क्योंकि मिली नगमों से भी हमारे अंदर एक जज्बा पैदा होता है। लेकिन बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि शायद कोई चैनल्स हैं जो मिली नगमों की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, नहीं तो चाहे वो हमारा रेडियो हो, टेलीविज़न हो, कोई भी इस तरह तवज्जो नहीं दे रहा कि मिली तराने चलने चाहिए ताकि लोगों में जज्बा पैदा हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जब गज़वात होती थी तो वहाँ पर ऐसे इक़दाम किए जाते थे कि जो जंगजू हैं वो जज्बे में आके बेहतर जंग जीतें, लड़ें। 1965 और 71 की जंग में हमारे जो गायक थे वो बॉर्डर्स पर चले जाते थे फ़ौजी जवानों के जज्बे उजागर करने। हम मिन हैसुल कौम मरते जा रहे हैं। तो सज्जाद साहब, आप हमें प्लीज़ बताइए कि क्या इन तमाम FM पर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है? अगर है तो वो क्या काम कर रही है? हाय अफसोस, सद अफसोस गिलानी साहब, मुझे दुख होता है। मैं इस पे अगर बात करना चाहूँ तो शायद मुझे रोना आ जाए और इतनी तवील गुफ्तगू इस पे हो सकती है। आप 590 के डब्बे ले जाएं, मुल्तान या इस रीजन का कोई अगर प्राइवेट रेडियो है, 590 के डब्बे ले आएँ और पैमरा का जो मुतलका कंसर्न अफसर बैठा हुआ है उसको दे दें और अपनी मर्जी से उसका लेटर ले लें। उसकी आंखें कहाँ गई? 590 के डब्बे के पीछे बंद हो गई। लस्सी पी के सोई हुई है हमारी पैमरा। 1965 की जंग फौजियों ने लड़ी, लेकिन 1965 की जंग जितवाई रेडियो पाकिस्तान ने, आर्टिस्टों ने जितवाई, फनकारों ने जितवाई। जब रेडियो पाकिस्तान पे नगमे चल रहे थे, जंगी तराने चल रहे थे और हमारे वो गुलकार मैडम नूर जहां, ये सब गुलकार बॉर्डर पे पहुंचे और फौजी जवानों के जज्बे जवान किए, तो 1965 की जंग आपने नगमों से जीती। आपका सिलाब हो, आपका फ्लड हो, आपकी खिदमात ये है, रेडियो का काम ये है, इस तरह इंफॉर्मेशन देना। सिलाब है, जंग है, जल्जला है, तूफान है, आंधी है, ये लोगों को इंफॉर्मेशन देना।
कौन सा रेडियो कर रहा है आप, सिवाय स्टेट के रेडियो के। स्टेट के रेडियो की अब भी बहुत सारी मजबूरियां आ गई। कहीं स्टेट का रेडियो पता नहीं नजर आता है तो उनके क्या क्या मसाइल और क्या क्या मजबूरियां आ गई। नहीं होना चाहिए। स्टेट के रेडियो भी उस तरह अगर कुछ थोड़ा बहुत किरदार कर रहा है तो स्टेट का रेडियो एक बचा हुआ है। अदरवाइज इस वक्त प्राइवेट FM पर ना मॉनिटरिंग हो रही है उस तरह। आपका दुश्मन आपके मुल्क में कुछ नहीं चला रहा, आप उसके नगमे गाने आपने रेडियो पे सिर्फ इसलिए चला रहे हैं कि आप उनके गीत चलाएंगे तो आपको बिजनेस मिलेगा। आपकी जज्बा हुब्बुल वतनी कहाँ गया? जब आप इंडियन के कंटेंट चलाएंगे, आपने टीवी चैनल्स को इसलिए चलाएंगे जी इंडियन कंटेंट चलाने पे हमें बिजनेस मिलेगा। रेडियो पर आपका कंटेंट इसलिए चले कि आपको बिजनेस मिलेगा, आपको कमर्शियल मिलेगा। भाई आपने फैक्ट्री लगानी है तो भट्टा लगा लेना, आप कोई और काम लगा लें, कागजों की फैक्ट्री लगा लें, किताबों की दुकान खोल लें, वो फैक्ट्रियां लगा लें बिजनेस की। रेडियो, ब्रॉडकास्टिंग, टीवी, जर्नलिज्म, ये कभी पैसा कमाने वाली फैक्ट्रियां नहीं थी। गिलानी साहब, इंतहाई अफसोस, अब पाकिस्तान में ये इंडस्ट्री पैसे कमाने वाली, नोट बनाने वाली फैक्ट्रियां बन गई हैं। टीवी चैनल्स के लोगो बिक रहे हैं, इतने 1000 रुपए दें आप लोगो ले जाएं, आप नुमाइंदे बन जाएं। रेडियो चैनल पे आप मुफ्त ऑफर चले जाएं जी मैं आपके पास मुफ्त काम करने के लिए तैयार हूं। आप अगले ही लम्हे किसी FM रेडियो पे RJ बने होंगे, आपको बात करनी नहीं आती, कोई बात नहीं, आप बिजनेस दे रहे हैं, आप रेडियो के RJ वहां बन के बैठे होंगे। तो फिर आपकी वो जो जज्बा हुब्बुल वतनी है, इस पे मैं ये कहूँ, मैं नेगेटिव बात पे नहीं जाता होता, मेरी हमेशा आदत नहीं, लेकिन इस मौजू पर जब मैं आता हूँ तो मुझे दुख होता है कि आपकी जर्नलिज्म का मकसद पैसा कमाना नहीं है, आपकी ब्रॉडकास्टिंग का जो है ये पैसा कमाना नहीं, ये आपकी हुब्बुल वतनी है। आप अपने कल्चर को कितना दिखा रहे हैं, आप अपनी अकदार को कितनी दिखा रही हैं। टीवी पर ड्रामे इसलिए चलें कि इस पे कमर्शियल ज़्यादा मिलना है। आपने जो टीवी ड्रामे इस वक्त चल रहे हैं गिलानी साहब, मैं तो अब पिछले 6 महीने से टीवी चैनल देखना बंद कर दिया। मैं इसी रेडियो टीवी ये 3 मीडियम मेरे रहे हैं, मैंने अपने घर में आपने टीवी चैनल देखना बंद कर दिए हैं। आप कहेंगे कितना बेवकूफ़ बंदा है, इसी इंडस्ट्री से वाबस्ता है और किसी न किसी का ठाप ये फलां का चैनल है, ये फलां का चैनल है, ये फलां पॉलिटिकल पार्टी का है, ये फलां इंस्टीट्यूट का है, ये फलां का है, और उसकी अपनी अपनी। और इवन हमारे जो यूट्यूबर हैं उनको आप देख लें, बहुत कम हैं लोग जो, ये मैंने ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। हमें अपने वतन, अपनी अकदार को देखना होगा। हमारे किस टीवी, मुझे आप बता दें, आप देखते होंगे शायद टीवी, किस टीवी चैनल पर हमारे कल्चर, हमारी अकदार को प्रमोट किया जा रहा है? किस टीवी चैनल पर हमारे खित्ते की रसूमात को प्रमोट किया जा रहा है? किस टीवी चैनल पर आपका जज्बा हुब्बुल, हम जब टीवी देखते थे तो PTV पे आगाज़ ही कौमी तराने से होता था, इख्तिताम ही कौमी तराने से होता था, सदर वज़ीर आज़म ने तकरीर करनी होती थी तो कौमी तराना होता था या दुआ होती थी, मिली नगमे होते थे। अब आपको सुनने को मिलते हैं? कहीं नहीं मिलेंगे। मैं सज्जाद साहब की बात से इत्तफाक भी करूंगा, लेकिन एक चीज़ की तस्हीह भी अपनी भी करूंगा सज्जाद साहब की, कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क था और अब भी पाकिस्तान एग्रीकल्चर मुल्क ही है। लेकिन क्या हुआ, स्पेलिंग चेंज हो गया। पहले AGRI होता था, अब AGREE हो गया। तो हम एग्रीकल्चर ही, हमारे ड्रामों में भी एग्रीकल्चर ही दिखाया जा रहा है। इस चीज़ को बालाए ताक रखते हुए कि ये एग्रीकल्चर आने वाले दिनों में हमारे लिए मज़ीद प्रॉब्लम का बाइस बनेगा। हम अपनी बेस से हटते जा रहे हैं और जब बेस से हटेंगे तो अल्टीमेटली हम रोलिंग स्टोन बन जाएंगे। सज्जाद साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। I knew exactly what stories looked like in my childhood. Stories like एक था राजा, एक थी रानी, शेर जंगल का बादशाह, लालची बुढ़िया, ऐनक वाला जिन, ज़मींदार. Now I grew up, slowly like a baby teeth. Now stories looked so different. We all are living in our stories. कहानियाँ बदल गई, अंदाज बदल गए, मायने बदल गए, हम बड़े हो गए. Stories are what define us.
स्टोरीज़ हमें कामयाबी का रास्ता दिखाती हैं, स्टोरीज़ हमें जीना सिखाती हैं, स्टोरीज़ हमें शऊर देती हैं. स्टोरीज़ मेक अस क्लोज टू न्यू आइडियाज़. सो मैं लेकर आ रही हूँ आप सबके लिए दास्तान. स्टे ट्यून्ड. नाजरीन, हाजिर खिदमत हैं. ब्रेक के बाद सजाद साहब से बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि यॉक करवाने की कोशिश करें, लेकिन वो हमारी बारी नहीं आने देते और वो बॉल को दूर इतना फेंक देते हैं कि अगली बॉल फेंकने की बारी का इंतज़ार करना पड़ता है. तो सजाद साहब से जल्दी जल्दी रैपिड फायर के अंदर कुछ क्वेश्चन करते हैं. जी सजाद साहब, आप तैयार हैं? जी. शादी मोहब्बत से होनी चाहिए, माँ बाप की रजामंदी से? मोहब्बत और रजामंदी दोनों. अच्छा, ब्लेंड होना चाहिए. यस. और अगर ऐसा ना हो तो फिर तरजीह देनी चाहिए अपने वालिदैन को. ठीक है. कल्चरल चेंज को आप कैसा फील करते हैं? ये पॉजिटिव हो रही है या नेगेटिव हो रही है? नेगेटिव हो रही है. पॉजिटिव कैसे किया जाए? पॉजिटिव, हमें अपने कल्चर को प्रमोट किया जाए. जो ऑलरेडी हमारा एक कल्चर है, तहजीबी सकाफती विरसा है, उसको साथ लेकर चलें. जदीद टेक्नोलॉजी के साथ, जदीद चेंजेस के साथ, जितनी आपकी नई मीडिया आ रहा है उसको साथ लेकर अपनी पुरानी इक़दार को ना भूलें. कल्चर तो मीडिया ही चेंज करता है. आपके सामने है, वेस्टर्न कल्चर मीडिया लेकर आया है. पहले हमारे यहाँ ख़वातीन दुपट्टा लाजमी लेती थीं और शलवार कमीज़ ज़ेब तन करती थी और उसमें वो खूबसूरत भी लगती थी, बाहया भी लगती थी. अब पता नहीं चलता, अगर आप पीछे से देखें लड़का जा रहा है या लड़की, तो ये चीज़ तो मीडिया लेकर आया. तो मीडिया अपनी जिम्मेदारियां कब समझेगा? मीडिया जब मीडिया होगा तब समझेगा. तो मीडिया को मीडिया कौन बनाएगा? मीडिया को मीडिया या मीडिया मालकान बना सकते हैं, जो हुब्बुल वतन मालकान हो, या फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लाए अमल दे सकती है. तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही लाए अमल देगी, वरना आपको पता है कमर्शियलिज्म है. यहाँ पर लोग कहते हैं हमें पैसा मिल जाए, किसी को जहर भी मिलता है तो मिल जाए. सिगरेट जहर ही बेच रहे होते हैं ना, लेकिन प्रॉफिट आ रहा है. हम चूँकि रेडियो की बात कर रहे हैं कि आपके प्राइवेट रेडियो चैनल्स पे जो प्रोग्राम चल रहे हैं, एक हकीम, मैं सब हकीमों के ख़िलाफ़ नहीं, एक हकीम एक रेडियो चैनल को अगर 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया महीना देता है और वो है भी अताई, तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किन लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहा है. क्या आपको 5 लाख, आप अगर एक रेडियो मालिक हैं और आपको एक हकीम 5 लाख माहाना दे रहा है और धड़ाधड़ आप उसके प्रोग्राम और इश्तार चला रहे हैं, तो वो हकीम कितनी जानों से खेल रहा है और किन लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहा है, अंदाज़ा है. अगर आपको मौका दिया जाए, आप ज़िंदगी के किस फेज़ में दोबारा जाना चाहेंगे? मैं अपनी ज़िंदगी के तमाम फेज़ों से बड़ा मुतमईन हूँ. मैं शायद वहद शख्स हूँ. मैंने ज़िंदगी की तमाम बहारें देखी हैं, हर चीज़ देखा है. मैंने इश्क, मोहब्बत, प्यार, चाहत, दौलत, शोहरत, हर चीज़ को नीचे से लेकर टॉप तक देख लिया है. और क्या ऐसी चीज़ है जो चाहते हैं कि ये ना हो? मैं चाहता हूँ कि हमारी अक़दार चेंज ना हो, हमारा कल्चर चेंज ना हो, वतन से हुब्बुल वतनी ख़त्म ना हो. हमारी सोसाइटी में इस वक्त मीडिया हर बंदे के हाथ में है. एक मेरी ख्वाहिश है कि हर बंदे के हाथ में जो मीडिया है ना, इसका पॉजिटिव इस्तेमाल हो. इसमें फ़िरक़ावारियत, लसानी तासुब, ये सब दुश्मनों की साजिशें हैं. हमारा दुश्मन शुरू से अज़ली दुश्मन एक ये भी है और दुनिया में भी बेतहाशा दुश्मन है जो पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ना चाहते. वो हर दौर में जंग का स्टाइल चेंज कर देते हैं. अब जंग फ़ौज ने नहीं, आपने, मैंने, यूट्यूबर ने, जिसके हाथ में डिजिटल मीडिया है, उसने लड़नी है. और वो यही है कि अपने मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल करे, तासुब को फ़रोग ना दे. फ़िरका वारियत की, मैं पता क्या करता हूँ, फ़िरका वारियत या तासुब वाली किसी दोस्त की पोस्ट होती है तो मैं बग़ैर सोचे एक लम्हे के उसे अनफ्रेंड कर देता हूँ. और यहाँ तो शेयर होती हैं बग़ैर सोचे समझे कि ये सही है या नहीं है. मुझे आप ये बताइए कि कोरोना के सिलसिले में आप पाकिस्तानी कौम को और हमारे नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो कोरोना से कैसे लड़ें और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या काम करें? कोरोना एक वबा है, एक ख़तरनाक वबा है. पूरी दुनिया इसका मुकाबला
कर रही है और हम ब्लेसिंग हैं, अल्लाह की रहमत हम पर है, अल्लाह का करम हमारे साथ शामिल हैं कि पाकिस्तान में उस लेवल की ख़तरनाक सूरत हाल नहीं बनी जो दुनिया के दीगर मुल्कों में है। तो हमें एहतियात करना चाहिए, अल्लाह ताला की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, वरना हमारा सिस्टम इस काबिल नहीं है कि हम उस सिस्टम के साथ इस कोरोना से या इस तरह की वबा से लड़ सकें। माजरत के साथ। इस्लाम तो हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि कोरोना का जो इलाज है वो सफाई सुथराई है, और इस्लाम ने फरमा दिया है कि सफाई निस्फ ईमान है। दिन में 5 दफ़ा वज़ू करेंगे तो इस तरह भी आप साफ़ सुथरे रहेंगे। तो मैं सज्जाद साहब की बात को ही आगे बढ़ाऊँगा और तमाम नाज़रीन को ये दरख्वास्त करूँगा कि अगर हम इस्लाम के बुनियादी असूलों को ही समझ लें और सफाई को अपने ईमान का जुज़ बना लें तो अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना क्या, इससे ज़्यादा मुहलिक बीमारियां भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सज्जाद साहब के साथ बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू हुई। मुझे एक लाइन देनी है आपको, वक्त गुजरने का पता नहीं चला। तो मैं इजाज़त चाहने से पहले सज्जाद साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो कोई भी ऐसी बात जो करना चाहते हो जिससे नाजरीन को पता चले कि हाँ जी सज्जाद साहब ने तिश्नगी हमारे अंदर छोड़ दी। तो सज्जाद साहब आप क्या कहना चाहेंगे? गिलानी साहब एक लाइन बोलूँगा जी ज़रूर। और उसी लाइन में सारा कुछ है। मैंने जैसे पहले अर्ज कर दिया कि मैंने सब कुछ देख लिया। लोग कहते हैं कि हम जब मेरी बात जी सुनते हैं तो अक्सर कहते हैं कि ये हम फिल्मों में देखते हैं, ये प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता। मैंने जिस घर में बर्तन धोने, घर की सफाई सुथराई का काम किया, आज मैं उस घर का दामाद हूँ। जिस घर का मुलाजिम ऑफिस बॉय टाइप या इस तरह का घर काम करने वाला बच्चा एक घर में जाता है और ज़िंदगी के इस हिस्से में आके उस घर का दामाद हूँ, तो ये कोई मेरा ना कमाल है ना किसी और का कमाल है, ये अल्लाह का करम है, मेरी मेहनत है। हमेशा कोशिश करें, हमेशा आप रिज़ल्ट रब पर छोड़ दें, बंदों से तवक्को ना करें कि वो आपको कौन क्या देगा। मेहनत, ईमानदारी और कोशिश, और सबसे बड़ी बात ये सच्चाई। सच बोलने में अगर आपको नुकसान होता है तो होने दें। जो आज आपको नुकसान होगा सच बोलने में, वही आपको आने वाले वक्त में फ़ायदा देगा। सच्चाई का दामन साथ ना छोड़ें, रब ताला आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। बहुत ही खूबसूरत बात, बहुत ही खूबसूरत बात, और ये तमाम नौजवानों को सज्जाद साहब से सीखनी चाहिए। उन्होंने पहले कहा कि वो मोहब्बत के हक़ में हैं और शादी भी मोहब्बत से करना चाहते हैं, लेकिन मोहब्बत के लिए वो शॉर्टकट्स के हक़ में नहीं हैं। वो कहते हैं ऑनेस्टी और हार्ड वर्किंग, ये वो दो आपकी बेहतरीन आपके पास चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल से आप महल भी तामीर कर सकते हैं और अपने तमाम एम्स को हासिल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि नाजरीन को आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपके फ़ीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। अपने YouTube पे जाकर हमें फ़ीडबैक दीजिए और हमें पता चले कि आप क्या सुनना चाहते हैं, किन लोगों को देखना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं जिससे माशरे के अंदर बेहतरी पैदा हो सके। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अपने कमेंट्स के अंदर हमें ये चीज़ें ज़रूर बताइए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी और अच्छी शख्सियत के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।